देखिए, आम आदमी के लिए तो जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिली है, यानी कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 12 लाख से 16 लाख तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा और 16 से 20 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ी बातें हैं बजट की, जो मैं आपको बता दूं, आपके सामने बनी हुई है। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना और 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स आपको नहीं बनता है, ये घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ 12 से 16, जी हां, 12 से 16 तक आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा और 16 से 20 से 24 तक आपको 25% तक का टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ी बातें हैं। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, अंकुर चौधरी साहब जो कि विशेषज्ञ हैं, मैं उनके पास करूंगा। अंकुर चौधरी साहब, बजट आपने सुना, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ता है नहीं पड़ता एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम आम आदमी के लिए एक अच्छा संकेत केंद्र सरकार के द्वारा कि 12 लाख तक अगर आपकी कमाई है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, स्लैब की घोषणा कर दी है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए मनोज जी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत बोल्ड कदम है निर्मला जी का। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप ये समझिए कि इससे जो अर्बन कंजम्पशन लगातार पिछले 2 साल से नीचे जा रहा था, उस अर्बन कंजम्पशन को वापस लाने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है निर्मला जी का, और इससे जो अर्बन कंजम्पशन है वो तेजी से बढ़ेगा और 12 लाख रुपए तक के इस घोषणा से मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की 90 से 92% जो जनता है वो इस गैम्बिट में आएगी, और ये हर तरीके से एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को एक बहुत बड़े बूस्ट के रूप में देखता हूं। इसके अलावा 2-3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे अच्छी लगी। इंश्योरेंस सेक्टर में जो 74% से बढ़ा के 100% एफडीआई किया है, ये बहुत समय से मांग थी, ये बहुत जरूरी था। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को और 5 लाख एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोलेटरल फ्री 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन के लिए, बिजनेस के लोन के लिए घोषणा करी है, वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी एमएसएमई सेक्टर को और न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और अभी थोड़ी डिटेल्स और आनी बाकी हैं, बट 12 लाख तक का जो टैक्स छूट है वो एक बहुत बोल्ड और बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि शायद ये वो वर्ग है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी और हर सरकार की ये कोशिश होती है कि जो मध्यम व्यक्ति है, जो मध्यम वर्गीय है, उस पर कम से कम ध्यान फोकस किया जाए। एससी एसटी और ग्रामीण पर लगातार कई सालों से 2014 से सरकार बहुत फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि किसानों के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग है उसके लिए चाहे श्री अन्न योजना हो, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो बड़ी मेहनत के साथ 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करता है, उसके हाथ में कुछ इनकम आती है, खासकर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो मेहनत करके कमाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा वो इनकम टैक्स में दे देता है। इसके साथ साथ जो बाजारों से चीजें खरीदने जाता है उसमें उसको जीएसटी देना पड़ती है, तो उसकी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा तो टैक्स में चला जाता है। और सरकार ये नाराजगी समझ रही थी, सरकार बाजारों में जाकर, सरकार शहरों में जाकर इस तलखी को समझ रही थी, उनकी परेशानी को समझ रही थी, और सरकार ये मान रही थी कि एक दबाव है मध्यम वर्गीय का, और उस दबाव को अगर नहीं समझा गया तो शायद एक बड़ा संकेत हो सकता है। और यही कारण है कि सरकार ने समझा, उस नब्ज को समझा और एक बड़ी राहत देने की कोशिश की। बिल्कुल मनोज जी, देखिए सरकार के पास अलग अलग फोरम से अलग अलग तरीके से फीडबैक जाता है। एक मैकेनिज्म है सरकार का जो बहुत डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सरकार टच में रहती है, और इसमें लगातार बहुत टाइम से इस बात की मांग हो रही थी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया में, स्पेशली अर्बन एरियाज में, वो लगातार बढ़ रही है, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है जैसे जीएसटी है वो एक कंज्यूमर को देना पड़ता है। अल्टीमेटली पूरी सप्लाई चेन में वो 18% का जीएसटी एक बहुत बड़ा भार है, और एक आम आदमी के लिए उससे निजात पाने के लिए जो सबसे और अहम कदम है वो है आप उसको इनकम टैक्स में या उसकी जो आय है उस पर लगने वाले टैक्स को छूट दें। और ये 12 लाख रुपए तक की जो छूट गवर्नमेंट ने दी है, निर्मला जी ने दी है,
ये एक तरीके से डायरेक्ट टैक्सेशन का फायदा होगा, जिसमें एक आम आदमी के पास जो नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के बीच के लिए जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, जैसे जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता, वो आपको करने ही पड़ते हैं। जैसे स्कूल की फीस है, बीमारी है, कोई भी और खर्चा है, किचन चलानी है। लेकिन जो आपकी नॉन डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, जैसे आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कोई आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं बचता था, क्योंकि आपको हायर जीएसटी देना पड़ता है बहुत सारी सर्विसेज पे। तो अब एक आम आदमी के पास ये पैसा जब आएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। आपको यह भी पता है कि यूरोप का बाजा बजा हुआ है, चीन अपने में उलझा हुआ है। भले ही महामारी के बाद उसकी अर्थव्यवस्था खुली हो, लेकिन अपेक्षित तेजी नहीं देखी गई। जियोपॉलिटिकल तनाव बना हुआ है, तो करीब करीब हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दबाव महसूस कर रही है। भारत ने एक बड़ा संकेत दिया है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है, 3 ट्रिलियन बनने की बात की जा रही है। ये जो बजट आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस दिशा में जाने के लिए तेजी से प्रयास हो सकता है और हम पहुंचने वाले हैं? देखिए मनोज जी, अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ के लिए सिर्फ इनकम टैक्स की कटौती से आप उसको थोड़ा डेफिनेटली उस दिशा में कदम है, बट इसके लिए और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपने प्रोग्राम में कहा था कि जो एमएसएमई सेक्टर है, इस एमएसएमई सेक्टर को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके लिए लगातार आपको पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको जो क्रेडिट एक्सेस है, देखिए एक एमएसएमई की आज की तारीख में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? जो चैलेंजेस हैं उसके लिए क्रेडिट एक्सेस, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए लोन चाहिए। वो लोन के लिए आज एक एमएसएमई को भी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो एक मैच्योर या एस्टेब्लिश प्लेयर को निकलना पड़ता है। आप जब तक सेम लेवल पे एमएसएमई को नापेंगे तब तक एमएसएमई ग्रो नहीं करेगा। आपको इसके लिए बहुत बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे। इनके लिए सेपरेट फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, उनके लिए सबसे बड़ी जो चेंज आपको करने पड़ेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन। आप समझिए एक बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी के पास मार्केटिंग में पैसा खर्च करने के लिए, टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करने के लिए, मार्केटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन एक छोटी कंपनी जो होती है उसके पास ये तरीके बहुत लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको उस फ्रेमवर्क को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, और आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी कि जो आपकी एमएसएमई की जो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो लगातार इस चीज पे हर 6 महीने में एक रिव्यू करे, एक बड़ी फोरम से बात करे और उसके बेस पे एक डायनामिक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करे। और अगर हम उस दिशा में आगे जाते हैं तो मुझे लगता है कि जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम सारी चीजें हैं। आपको बता दें कि बड़ी घोषणा यहां पर केंद्र सरकार की ओर से की है। निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया है। इस 8वें बजट में अमूमन अगर देखा जाए तो एक बड़ी आबादी देश की है, उसको इंतजार इस बात का रहता है कि आखिर टैक्स में कितनी छूट मिलने वाली है। तो आपके सामने है 12 से 16 लाख तक की इनकम पर आपको 15% टैक्स देना है, 16 से 20 लाख की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना है, और 20 से 24% अगर आप इनकम करते हैं तो 25 लाख तक आपको 30% टैक्स देना है। यह डायरेक्ट टैक्स की बात हुई, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए आपको क्या फायदा मिल सकता है, यह तमाम तरह की बातें हैं। मेरे साथ पीके गुप्ता साहब मौजूद हैं जो कि चांसलर हैं शारदा यूनिवर्सिटी के। गुप्ता साहब, इस बजट को आप कैसे देखते हैं केंद्र सरकार के? देखिए, ये जो अभी इनकम टैक्स में स्लैब में जो फ्री 12 लाख तक फ्री किया है जी, और 16 लाख तक जो टैक्स कम किया है, इसका डेफिनेटली लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा होगा। और खासकर जो बच्चे जो स्कूल में जाते थे, हायर एजुकेशन में जाते थे, तो पेरेंट्स को बड़ा बर्डन होता था कि भाई इतना टैक्स दे, फिर बच्चों की फीस भी दें। तो मुझे लगता है कि दे विल हैव डेफिनेटली हैव अ बेटर मनी इन देयर हैंड्स टू इन्वेस्ट इनटू द हायर एजुकेशन और इन्वेस्ट इन द स्कूल एजुकेशन। और आई थिंक इट विल बी मोस्ट वेलकम डिसीजन, बिकॉज फ्रॉम लॉन्ग टाइम इट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड कि भाई ये जो है इसको इनकम टैक्स घटाया जाए। तो आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली फुलफिलिंग द वेरी लार्ज पॉपुलेशंस एस्पिरेशंस। अंकुर चौधरी साहब मेरे साथ बने हुए हैं। अंकुर चौधरी साहब, ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात हुई, लेकिन बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और अक्सर ये कहा जाता है
कि सरकार एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से आपसे ले लेती है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो सरकार का संकेत बजट में क्या दिखता है? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए तो डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी मनोज जी के बजट में क्या प्रावधान किए हैं। लेकिन मुझे लगता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को बजट में बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट लेवल पॉलिसीज भी मैटर करती हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी पॉलिसी मेकर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीजल को देखें, आप कोई भी और ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे देखें, आप अल्कोहल पॉलिसी देखें, जो कि जिसमें स्टेट बहुत बड़ा रोल स्टेक होल्डर है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टम ड्यूटी, आप एक्साइज ड्यूटी, उन चीजों पे काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेशन को शायद नहीं छेड़ा गया है। जैसे बहुत टाइम से बिजनेस की डिमांड थी कि कॉर्पोरेट टैक्स को लगातार कम किया जाए, और जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने कहा कि हम कॉर्पोरेट टैक्स को लगातार कम करेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसी पे इंडिया में भी, क्योंकि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो आपको लगातार कॉर्पोरेट टैक्स में कोई ना कोई स्कीम लाते रहना पड़ेगा, और इंटरनेशनल एट पार आपको उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं। अतुल अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। अतुल साहब, कैसे देखते हैं सरकार ने जो ये घोषणा की है, टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, 12 लाख तक राहत देने की कोशिश की है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए सर, जो अभी नया बदलाव सरकार ने किया है ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसमें अगर देखें तो सरकार ने 8 स्लैब कर दिए। पहले 0%, 0.5, 5, 10, 10, 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 30। पहले ओल्ड रिजीम में अगर आप देखते थे तो सिर्फ 3 टैक्स रेट होते थे, 10%, 20% एंड 30%। अब सरकार ने 25% का भी स्लैब इसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो 16 से 20 लाख तक के उन्होंने 20% कहा, और 20 से 24 लाख तक उन्होंने 25% कहा, और 24 लाख से ऊपर की इनकम 30% पर टैक्सेबल होने जा रही है। तो ये सरकार ने अपना जो नया स्लैब दिया है, इसमें जो हमारा मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको बहुत राहत मिलने वाली है। लेकिन इसमें मेरा एक मत ये है कि जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम को सरकार ने बिल्कुल टच नहीं किया है। अगर आप देखें तो ओल्ड रिजीम में कहीं ना कहीं सेविंग्स हमारी हुआ करती थी, और सरकार के पास धन एकत्रित जो होता है या तो टैक्स के रूप में होता है, या जो हम लोग सरकार की जो डिफरेंट सेविंग स्कीम्स होती हैं उनमें हम अपना धन निवेश करते हैं, तभी सरकार के पास धन एकत्रित होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूंकि सरकार ओल्ड रिजीम को ख़त्म करने के मूड में है, इसीलिए ओल्ड रिजीम पर सरकार ने कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि अगले हफ्ते शायद नया टैक्स बिल लाने की योजना है, तो अगर नया टैक्स बिल आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई नया बदलाव लाने का प्रयास होगा, जिससे कि जो ओल्ड रिजीम है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में सरकार ओल्ड रिजीम को खत्म करने के लिए चूंकि सरकार ने टैक्स में बदलाव किया है और जो अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लाने की बात की गई है, उसमें किस तरीके से संकेत हो सकते हैं? क्या उसमें राहत की बात हो सकती है, या आपने कहा कि ओल्ड रिजम उसे खत्म करने की बात की गई है? क्या क्या संकेत हो सकते हैं आम आदमी के लिए, देश के लिए? अगर आप पिछले 2 वर्षों में देखें, लास्ट टाइम भी जब जुलाई में बजट आया था तो सरकार बहुत से ऐसे बदलाव लेके आई थी जो डिफिकल्टी एक नॉर्मल टैक्स पेयर फेस कर रहा है। जैसे कि सर्च के केस में भी 10 साल का समय कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो मेरा मानना यह है कि नए टैक्स बिल में जरूर कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसे नियम कानून लेकर के आने वाली है जिससे आम नागरिक को कुछ राहत मिले, क्योंकि जिस तरीके का टैक्स टेररिज्म अभी तक चल रहा था उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिलने की संभावना है। और टैक्स लॉ में जो बदलाव आने वाले हैं, जहां तक मैं समझता हूं, आप देखेंगे 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था, उसके बाद बहुत सारे सेक्शंस डिलीट हुए, बहुत सारे सेक्शंस आए, आज भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इनकम टैक्स एक्ट में उनको दिया गया है। तो मैं समझता हूं जो नया टैक्स लॉ आएगा तो उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस भी कम होंगे, जो टैक्स सेक्शंस डिलीट हो गए उनकी जगह नए सेक्शन रिप्लेस हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को भी राहत मिलने वाली है।
गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, तमाम सारी बातों के बीच अब टैक्स टेररिज्म की बात की थी, एक देश एक टैक्स की बात हुई, जीएसटी आया, उसके बाद फिर कई सारे सवाल भी उठाए गए। यानी कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो सैलरी, जो नौकरी करते हैं, वो टैक्स देने वाले लोग हैं, वो टैक्स तो देते थे। इसके साथ साथ बाजारों से अगर कुछ भी खरीदना है, अगर उनको फीस देनी है, कुछ सामान खरीदना है बच्चों के लिए, बाजार में आपको अगर कुछ खाने पीने की चीज भी खरीदनी है तो उस पर 18%, 28% टैक्स लगता था। लोगों को लगता था कि हम कमा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, और एक बड़ा हिस्सा पहले तो आपने इनकम टैक्स के तौर पर दे दिया, उसके बाद कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको मिलता नहीं है। फ्रीबीज की घोषणाएं और उनकी नीतियों के लागू करने का दबाव बहुत ज्यादा है। उसमें कौन सा वर्ग है आप जानते हैं, बहुत लोअर वर्ग है, जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा था उस व्यक्ति का जो नौकरी करता है, जो टैक्स दे रहा है। तो शायद सरकार एक संकेत देने की कोशिश कर रही है, सरकार दबाव में थी। नहीं, डेफिनेटली बात है, क्योंकि ये जो 12 लाख रुपए आज की रेट में 1 लाख रुपए महीना कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं। अर्बन में आप घर लेते हैं तो एक ईएमआई देते हैं घर की, या खाने पीने का भी करते हैं, तो 1 लाख रुपये इज़ नॉट गुड एनफ। 12 लाख रुपए मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर 24 लाख रुपए कमाते हैं तब एक अच्छे से आप हाउस मेंटेन कर पाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं। तो इससे डेफिनेटली एक मिडिल क्लास को, जो खासकर जॉब वाले लोग हैं या छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनको डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड आई थिंक हम पिछले 4-5 सालों से हर बार उम्मीद कर रहे थे कि भाई 20 लाख तक जो है टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि लोग अपनी इन्वेस्ट कर सके, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर सके। तो दिस इज डेफिनेटली गुड, बिकॉज ऑलरेडी जीएसटी इतना हो गया है, हर एक चीज़ पर जीएसटी देते हैं आप। देयर नथिंग यू बाई। आई थिंक आप 1 रुपया कमाते हैं, 70-75 पैसे उसमें से टैक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला ही जाता है। एक्चुअली यू हैव ओनली 25% इन योर हैंड। अगर सारे टैक्सेस जोड़ लें आप, जो आप डे टू डे बेसिस पर खर्च करते हैं, वो 75% तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म टैक्स में चला ही जाता है। तो ये तो बड़ा बेनिफिट है मिडिल क्लास के लिए, एंड डेफिनेटली इट्स ए वेरी पॉपुलर स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन अप, बिकॉज गरीबों के लिए तो काफ़ी सारी स्कीम थी, भाई अन्नदान चल रहा है, आयुष्मान शुरू कर दिया है, लेकिन मिडिल क्लास के पास में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट, दे वर द मोस्ट लाइक क्रश हो रहे थे हर तरीके से। एक तरह से छूटा था। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा एक बार टैक्स स्लैब को दिखाएं। अतुल जी से मैं समझना चाहता हूं कि कैसे 12 लाख तक कैसे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि टैक्स स्लैब में तमाम सारी चीजें और वो स्थिति दिखाई दे रही है। टैक्स स्लैब क्या कहता है अतुल जी? अगर 4 लाख तक आपको शून्य दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 से 8 लाख यहां पर 5% है, 8 से 12 लाख यहां पर 10% है, तो 12 लाख तक फ्री कैसे? थोड़ा समझाएं सर। देखिए, 4 से 8 लाख जो 5% है, उसमें मेरी जो टैक्स की कैलकुलेशन आती है 20,000 रुपए आती है। और 8 से 12 लाख जो 10% है, वहाँ 40,000 रुपए टैक्स आता है। टोटल टैक्स मेरा 60,000 आया। मेरे को 87A में जो रिबेट मिल रही है, उससे मेरा सारा टैक्स सेट ऑफ हो रहा है। अच्छा। उसके अलावा 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो भी मेरे को एडिशनल मिलने वाली है। तो यानी कि आप 12 लाख बोल रहे हैं, तो ये लगभग 12,75,000 की इनकम पर आपको टैक्स जीरो है। बट इसमें एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये इनकम मेरी सैलरी से होनी चाहिए, स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं होनी चाहिए। स्पेशल रेट वाली इनकम बोले तो जो हमारा कैपिटल गेन है, शेयर्स में हम डील करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं, अगर उससे मेरी कोई इनकम है तो उसमें मेरे को 87A में रिलीफ अभी नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें 5 जुलाई 2024 में एक वक्तव्य आया था, उससे पहले आपको स्पेशल इनकम पर भी 87A की रिबेट मिल रही थी, बट उसके बाद 87A की रिबेट को ख़त्म कर दिया गया। वो अभी कानूनी लड़ाई चल रही है, कोर्ट उसमें काम कर रहे हैं। आगे क्या डिसीजन होगा, नए टैक्स बिल में सरकार क्या लेकर के आती है, वो बदलाव देखने होंगे। लेकिन मतलब अतुल जी, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भले ये 4 लाख पर आपको शून्य देना है, 4 से 8 पर आपको 5% टैक्स यहां पर लिखा हुआ है, 8 से 12 यहां पर 10% लिखा हुआ है, लेकिन 87 रिबेट में जो छूट मिलती है, 70% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके तहत आपको 12,75,000 रुपए ये छूट मिल सकती है। आप ही साफ तौर पर कह रहे हैं 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और सेक्शन 87A में जो रिबेट है, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर मेरा टैक्स लायबिलिटी होती है तो मेरे को 87A में रिबेट मिल जाती है। लेकिन ये रिबेट किस पर मिलेगी? अगर आप सीधे सीधे नौकरी करते हैं, अगर आप सीधे सीधे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप सोचें कि आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं और वहां से आप बेनिफिट ले रहे हैं, और आपने अगर कैपिटल गेन टैक्स, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या आपने कोई किया, तो उसका अगर आपको फायदा मिल रहा, उस पर आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। ये मेरी इनकम या तो मेरी सैलरी से हो या मेरी बिजनेस इनकम हो, तो मुझे 87A का रिलीफ मिल जाएगा।
मतलब कुल मिलाकर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप नौकरी कर रहे हैं और आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो कई ऐसा चाहे जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, 87A की जो छूट के प्रावधान हैं वो इसमें लागू हो जाएंगे और 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपने प्रॉपर्टी बेची है, उससे फायदा कमाया है, या फिर आप शेयर में, क्योंकि अब एक बड़ी आबादी है जो शेयर्स में पैसा लगा रही है, आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं और शेयर से पैसा लगाकर आप कमाई कर रहे हैं, उसमें 87 पर आपको छूट नहीं मिलेगी। ये पर स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी छूट नहीं मिलेगी, उसमें आपको टैक्स देना पड़ सकता है। और जो आपको टैक्स देना पड़ सकता है वो स्लैब आपके सामने बना हुआ है, यानी कि 4 से लेकर 8 लाख आप कमा रहे हैं तो आपको 5% देना है, 8 से अगर 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 10% देना है। लेकिन सीधी सीधी आप घर से निकल रहे हैं 10 बजे और 5 बजे वापस आ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं और संस्था ने आपके अकाउंट में सैलरी डाल दी है, तो उस पर आप 12 लाख रुपए तक छूट के अधिकारी हैं। वो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दाएं बाएं से अगर पैसा कमा रहे हैं, आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बेचकर आपको कोई फायदा हुआ है या दूसरा फायदा, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिएक्शन इस पर क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। तमाम सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अतुल अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, अंकुर चौधरी जुड़े हुए हैं, पीके गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अतुल साहब, अगर यूं समझें तो सरकार ने आपको प्रावधान दिया, जो नया टैक्स स्लैब आया है उस टैक्स स्लैब में भी बड़ी राहत मिलने वाली, लेकिन इस बीच तमाम राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, एक बार वो सुनते हैं। लेकिन किसान दे हथ च कुछ नहीं, आम इंसान दे हथ च कुछ नहीं। अगर मेरी जानकारी सही है तो ये सरकार का 12वां बजट है। 12वां ही है? क्यों 11वां है? अच्छा ठीक है, जो भी कुछ है, ये जो बजट है अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने बजट के दिन में कुंभ की बातें, कुंभ में कितने लोग मरे हैं ये जानना चाहते हैं। सरकार ने अब तक कोई आंकड़े नहीं दिए, लेकिन आंकड़े हम आपको टैक्स स्लैब के दिखा रहे हैं और आंकड़े टैक्स स्लैब के ये हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अंकुर चौधरी साहब। अंकुर चौधरी साहब, यहां पर भले ही थोड़ा सा जनता को स्पष्टीकरण हम करना चाहते थे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 4 से 8 लाख आपको 5% देना है और 8 से जो 12 दिया उसमें भी आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं कि 10% देना है। लेकिन असल में बहुत सारी छूट के प्रावधान है और छूट के प्रावधान के तहत यानी कि सरकार आपको टैक्स में छूट तो दे रही है, लेकिन अगर आप दाएं बाएं से खेल करना चाहते हैं, आप इधर उधर से कमाई करना चाहते हैं, तो सरकार की निगाह आपके ऊपर बनी हुई है। अंकुर जी। मनोज जी, बिल्कुल क्लियर कैटेगराइजेशन है डिफरेंट टैक्सेस का, और आप 12 लाख रुपए तक का जब आप टैक्स सेविंग करेंगे तो आपके पास अब ऑप्शंस हैं कि आप अपना निवेश को बढ़ा सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी बची हुई कमाई है, मैं तो कहूंगा उसको आप इन्वेस्ट करें, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आप और बहुत सारी चीजें हैं। और ये बची हुई चीजों से जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक मीडियम क्लास के लिए, किसी के लिए भी जिनको आयुष्मान भारत का फायदा नहीं है, कोई और जो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे आप पिछले कुछ टाइम में देखेंगे हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, और आप आज की तारीख में देखते हैं कि जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, ये अब बहुत तेजी से बढ़ रही है, मिडिल क्लास में बहुत बढ़ रही हैं। उसके रीजन हैं बहुत सारे, बट इसकी वजह से जैसे जैसे फैमिलीज की कॉस्ट बढ़ रही है, ज्यादातर फैमिलीज अपनी जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, राइट? तो इसको बढ़ाने के लिए अब आपके पास, आपके हाथ में पैसा बचेगा। आप 12 लाख रुपए तक आप अगर टैक्स सेविंग कर रहे हैं तो ये पैसा आप लगा सकते हैं, और आप उस पैसे पे, आपको उस पैसे पे कैपिटल गेन कब देना है? जब आपको गेन हुआ। आपको कोई लॉस अगर हो रहा है तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो आप अब समझिए कि आप उस बचे हुए पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, उस पे भी मुनाफा कमाएं, और उस मुनाफे में से कुछ पार्ट अगर गवर्नमेंट को दे दें, तो मुझे लगता है ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी और एक गवर्नमेंट के लिए भी। तो आपको कैपिटल गेन अपने आप में बताता है कि जब आपको कोई गेन होगा किसी इन्वेस्टमेंट से, तभी आपको टैक्स देना है। आपको अगर कोई लॉस होगा तो आपको टैक्स नहीं देना है। तो
तो आपके पास जो बचा हुआ पैसा है, आप चाहे उसको अपने लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के लिए, आप चाहे उसको हायर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो आप जो है जब आप इन्वेस्ट करेंगे, मनी आपका जो बचा हुआ है वो इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, और यही पूरा साइकिल है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को अगले लेवल पे लेके जाएगा। ये बड़ी बात है। और सरकार ने इस बजट में अंत्योदय का जिक्र भी किया है कि यानी कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसे कैसे मुख्य धारा में लेकर जाए। उदाहरण के तौर पर अंकुर चौधरी साहब उस बात का जिक्र भी कर रहे थे। अंकुर साहब, पहली बार 5 लाख जो SC ST जो महिला उद्यमी बनी है उन्हें 5 वर्षों में 2 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे MSME हैं, गांव में हैं, ग्रामीण आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वो करना चाहते हैं, जिसमें कृषि का भी एक सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गांव के लोग बनाते हैं। आपको लगता है कि जो अंत्योदय में यानी कि अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ है वो मुख्य धारा में आ सकता है? देखिए मनोज जी, ये आप समझिए, अगर आप विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं या आप जो है देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको तीनों इंजन का क्या मतलब है, कोई भी इकोनॉमी जब आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके 3 पिलर हैं। आप एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर जब आपके अप लेवल पे चलेंगे, जब फुल कैपेसिटी से चलेंगे, तभी आपकी अर्थव्यवस्था जो है वर्ल्ड की 3 नंबर में आ सकती है। आप विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। और इन तीनों सेक्टर की ग्रोथ के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, वहां से एम्प्लॉय जनरेशन होगा, टैक्सेशन बेटर होगा, कंप्लायंसेस बेटर होंगी और मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये जो गवर्नमेंट लगातार स्टार्टअप इकोसिस्टम के थ्रू और आपका कोलेटरल फ्री लोन के थ्रू नई नई चीजें स्टार्ट करना चाहती है और बढ़ावा देना चाहती है, ये एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जो छोटी जगह हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल की कमी है। वो कैपिटल की कमी, उनके पास कोलेटरल नहीं है कि वो बैंक के पास जाएं, वो कोलेटरल दें और उसके अगेंस्ट लोन ले सकें। अगर गवर्नमेंट ऐसे आइडियाज को फाइनेंस करती है अपनी किसी भी पॉलिसी के थ्रू, तो ये जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है और आने वाले 2-3-4 साल में इसका कास्केडिंग इफेक्ट सरकारों के ऊपर निश्चित तौर पर दबाव होता है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दबाव अर्थव्यवस्था के ऊपर है, चाहे वो मुद्रास्फीति का हो, उच्च स्तर पर है, अस्थिर रुपए की बात हो या फिर बड़ा चालू खाता हो। पीके गुप्ता साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ सरकार इनोवेशन कर रही है, इनोवेशन के लिए बड़ा फंड दे रही है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि रुपया भी लगातार गिर रहा है, वो एक बड़ा दबाव है, डॉलर आगे बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता ही है वो तनाव में चल रही है, ऐसे में आपको 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, कैसे संभव? देखिए, ये जो अभी इन्होंने 10,000 करोड़ रुपया अभी जो स्टार्टअप के लिए दिया है, दैट्स अ वेरी वेरी अप्रिशिएटेड, क्योंकि बेसिकली हमारे देश में हमें एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि अभी जो हालात है मार्केट में उसमें जॉब कम है। तो प्रधानमंत्री ने अभी ये जो अटल टिंकरिंग योजना में 50,000 स्कूलों में जो लैब बना रहे हैं ना, आई थिंक दीज आर द वेरी फार साइटेड स्टेप्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट। और मुझे लगता है इसका जो रिजल्ट आने वाले 4-5 साल में बहुत ही सिग्निफिकेंटली दिखेगा, एंड स्पेशली स्टार्टअप्स एंड दिस टिंकरिंग लैब, क्योंकि मैं अभी सुबह ही बात कर रहा था कि ये जो लोगों के बीच में जो क्रिएटिविटी होती है स्टूडेंट्स के बीच में, अगर वो क्रिएटिविटी स्कूल लेवल पे ही नर्चर हो जाए तो आई एम श्योर अबाउट इट कि वो जब वो निकल के आएगा मतलब हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो विल फाइंड मोर टैलेंटेड स्टूडेंट। क्योंकि अभी भी क्या है कि स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, बच्चों को ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जाती, दे डोंट हैव बहुत सारे सवाल नहीं पूछते हैं वो। तो ये जो टिंकरिंग लैब का जो उन्होंने किया है, दिस विल डेफिनेटली विल नर्चर देयर क्रिएटिविटी। और जो हर बच्चा एक्चुअली होता तो क्रिएटिव है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, सवाल होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सवालों का जवाब नहीं मिलता, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन संकेत युवाओं को लेकर है, किसानों को लेकर है, महिलाओं को लेकर है और आम आदमी को लेकर भी है, क्योंकि आम आदमी के लिए बजट में एक बड़ी राहत मिली है। थोड़ा सा कंफ्यूज है लोग कि बजट में फिर अगर राहत मिली है, 12 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो फिर क्यों 5 और 10%
टैक्स दिखाई दे रहा है। इसे समझाने के लिए मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अतुल अग्रवाल भी मेरे साथ होंगे और आपको बताएंगे कि 12 लाख तक आपको टैक्स क्यों नहीं पे करना है, क्यों उसमें छूट मिल रही है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।